नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी करेंगे कई विभागों की समीक्षा बैठक। जहां सीएम आवास पर होगी सूचना विभाग की बैठक। इसके बाद लोक भवन में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की होगी बैठक और आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रस्तावों पर करेंगे चर्चा। वहीं निगम समेत कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। जहां एमएसएमई विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी करेंगे विभागों की समीक्षा बैठक। जहां सीएम आवास पर होगी सूचना विभाग की बैठक। इसके बाद लोक भवन में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की होगी बैठक और उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रस्तावों पर करेंगे चर्चा और उसी के साथ निगम समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी और इसमें एमएसएमई विभाग की भी समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय में मजदूर सभा की आज बैठक है। जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होगी ये बैठक और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर, सपा कार्यालय में मजदूर सभा की आज बैठक होगी। जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां सीएम योगी ने जिले के अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। जहां आंधी बारिश ओलावृष्टि के चलते अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अधिकारियों को क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करने का आदेश दिया गया है और राहत कार्य पर नजर रखने का भी उन्होंने आदेश दिया है। वहीं जनहानि प्रभावितों को राहत राशि देने का निर्देश दिया गया है और उसी के साथ उन्होंने फसल नुकसान का आकलन कर आख्या शासन को भेजने के कहा है और इसके साथ उन्होंने जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने आंधी बारिश ओलावृष्टि के चलते अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहत कार्य संचालित करने की उन्होंने निर्देश दिए हैं। वे अधिकारियों को क्षेत्र का भ्रमण कर सर्वे करने का आदेश दिया है और उसी के साथ उन्होंने राहत कार्य पर नजर रखने का आदेश दिया है और इसी के साथ उन्होंने जनहानि प्रभावितों को राहत राशि देने और फसल नुकसान का आकलन कर आख्या को शासन को भेजने के लिए निर्देश दिया है और इसी के साथ उन्होंने जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए भी आदेश दिए हैं। और अब अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित अस्थायी मंदिर खोलने की तैयारी की जा रही है। मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है, जहां मंदिर को नए सिरे से भव्यता की जाएगी प्रदान। जहां राम मंदिर की तरह इस मंदिर में भी होगी पूजा अर्चना। जहां टेंट में 28 साल विराजमान रहे हनुमान जी का विग्रह पूजित प्रतिष्ठित होगा। वहीं पर प्रतिष्ठित रोजाना पूजा अर्चना के लिए की गई है पुजारियों की नियुक्ति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रामनगरी अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राम जन्मभूमि परिसर में निर्मित अस्थायी मंदिर खोलने की तैयारी की जा रही है। जहां मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। वही बताया जा रहा है कि मंदिर को नए सिरे से भव्यता की जाएगी प्रदान और राम मंदिर की तरह इस मंदिर में भी होगी पूजा अर्चना। वही टेंट में 28 साल से विराजमान रहे हनुमान जी का विग्रह पूजित प्रतिष्ठित होगा। जहां रोजाना पूजा अर्चना के लिए की गई है पुजारियों की नियुक्ति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जब भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन ने बुलाई है बैठक। जहां सिविल डिफेंस को लेकर ये बैठक बुलाई है, जहां देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की तैयारियां की गई हैं शुरू। देश भर के मुख्य सचिव सिविल डिफेंस प्रमुख बैठक में लेंगे भाग। जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक में लेंगे भाग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है, जब भारत के गृह सचिव गोविंद मोहन ने एक बैठक बुलाई है जो सिविल डिफेंस के लेकर ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस की तैयारियां की गई हैं शुरू। जहां देश भर के मुख्य सचिव सिविल डिफेंस प्रमुख बैठक में लेंगे भाग।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में भाग लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां 22 पाकिस्तानी दुल्हनों के मामले में प्रशासन हुआ है सतर्क। जहां वर्षों पहले शादी के बाद भारत आई थी महिलाएं, जहां दुल्हनों के परिवारों में अब लगभग 500 सदस्य। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी दुल्हनों के मामले में प्रशासन की सतर्कता बढ़ा दी गई है और ये महिलाएं वर्षों पहले शादी के बाद भारत आई थी और अब दादी बन चुकी है। वहीं इन दुल्हनों के परिवारों में अब लगभग 500 सदस्य हो चुके हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां सभी को नागरिकता, दस्तावेज और यहाँ रहने की वैधता की जांच कर रही है। प्रशासन इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है ताकि कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। और अब अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दुरुस्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जहां ट्रैफिक पुलिस ने महानगर को 4 विभागों में बांटा है। वहीं रिक्शा को निश्चित रूट पर चलने का QR कोड दिया गया है। दरअसल अलीगढ़ जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने महानगर को 4 भागों में बांटा है और ई रिक्शा को निश्चित रूट पर चलने के लिए QR कोड दिया गया है। QR कोड को स्कैन करके ई रिक्शा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इसके साथ ही रिक्शा पर जोन वाइज अलग अलग कलर भी किया गया है। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक मुकेश उत्तम पटेल ने रिक्शा चालकों को जानकारी दी है और ये जागरूकता अभियान गांधी पार्क बस स्टैंड पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में किया गया है। खबर अलीगढ़ से आपको दिखाई जा रही है, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक अभियान चलाया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने महानगर में 4 भागों में बांटा है और ई रिक्शा को निश्चित रूट पर चलने के लिए QR कोड दिया गया है। बताया जा रहा है कि QR कोड को स्कैन करके ई रिक्शा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इसके साथ ही रिक्शा पर जोन वाइज अलग अलग कलर भी किया जा रहा है। और इस संबंध में एसपी ट्रैफिक मुकेश उत्तम पटेल ने रिक्शा चालकों को जानकारी दी है और ये जागरूकता अभियान गांधी पार्क बस स्टैंड पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में किया गया है। अभी आपने देखा जैसे कि ई रिक्शा ने कुछ लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया और उन लोगों ने अपना QR कोड अपने कलर कोड सहित ई रिक्शा में चस्पा कर रखा है। इसको हम किसी भी स्कैनर से, नॉर्मल गूगल स्कैनर से भी स्कैन कर ले तो उसमें रिक्शा चालक के मालिक का, रिक्शा चालक का सारा डिटेल, उसका नंबर हमारे पास आ जाएगा। यदि कोई पुरुष या महिला या बच्चे कोई रात में अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो उस QR कोड को स्कैन कर लें या QR का फोटो खींच करके अपने परिवारजनों को, अपने अभिभावक को भेज सकते हैं, जिससे कि उनको भी ये आइडिया हो जाए, उनको भी ये जानकारी हो जाए कि हमारा बच्चा, हमारा बेटी, हमारी बहू फलाने रिक्शे से बैठ। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी की घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें रामगढ़ पुलिस सर्विस लांस SOG एंटी थेफ्ट टीम की कार्रवाई की है, जिसमें 3 शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस बरामद किया है। वहीं 4 दिन पूर्व थाना रामगढ़ इलाके में इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। खबर फिरोजाबाद से आपको दिखाई जा रही है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी की घटना का खुलासा रामगढ़ पुलिस ने किया है, जिसमें सर्विस लांस SOG एंटी थेफ्ट टीम की कार्रवाई की गई है, जहां 3 शातिर चोर पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 4 दिन पूर्व थाना रामगढ़ इलाके में चोरी की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। अब खबर मेरठ से है, जहां DM को पहाड़ नहीं सुना पाए सरकारी स्कूल के छात्र। जहां BSA के साथ DM विजय कुमार ने किया है निरीक्षण, जहां सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाए छात्र। में शिक्षा गुणवत्ता को लेकर सरकारी स्कूल में बदतर हाल बना हुआ है। BSA खंड शिक्षा अधिकारी को सुधार के आदेश दिए गए हैं। DM न्यूज फमफूड़ा का निरीक्षण किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मेरठ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर DM को पहाड़े नहीं सुना पाए सरकारी स्कूल के छात्र। दरअसल DM ने BSA के साथ विजय कुमार ने निरीक्षण किया था, जहां सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाए छात्र। में शिक्षा गुणवत्ता को लेकर सरकारी स्कूलों में बदतर हाल बना हुआ है, जब BSA खंड शिक्षा अधिकारी को सुधार के आदेश दिए गए हैं। DM ने उच्च फमफूड़ा का निरीक्षण किया है।
आप खबर संभल से है। जहां संभल हिंसा मामले पर आज होगी सुनवाई। एसआईटी के समक्ष पेश होंगे सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे। हिंसा भड़काने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दरअसल संभल हिंसा मामले में आज विशेष जांच दल यानी एसआईटी के समक्ष सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पेश होंगे। उन्हें हिंसा भड़काने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी एफआईआर में सुहेल इकबाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। इससे पहले एसआईटी ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल सहित 37 आरोपियों को नामजद किया गया था। इसमें 2500 से अधिक अज्ञात आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। वहीं हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले किया और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में अब तक 80 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सुहेल इकबाल की आज की पेशी से मामले में नए मोड़ की संभावना जताई जा रही है और ये एसआईटी की जांच के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और अब लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जहां मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। राहत कार्य संचालित करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं और तत्काल अनुग्रह राशि वितरित करने का भी आदेश दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में तूफान और भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं किसी भी तरह का नुकसान होने पर तत्काल अनुग्रह राशि वितरित की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिकारी सर्वे कर फसल नुकसान का आकलन करें और रिपोर्ट शासन को भेजें, ताकि इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जल भराव की स्थिति में जल निकासी की व्यवस्था प्राथमिकता के साथ की जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएमओ ने इस संबंध में जानकारी दी है। अब खबर सोनभद्र से है, जब मिट्टी की सेहत की जांच का अभियान शुरू हुआ है, जिसमें 14,000 नमूने लेने का लक्ष्य तय किया गया है। वही अभियान के लिए लगाए गए हैं 55 कर्मचारी। दरअसल सोनभद्र में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मिट्टी की सेहत की जांच का अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत 14,000 नमूने लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 55 कर्मचारी लगाए गए हैं। प्रत्येक कर्मचारी को 1400 नमूने लेने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। वहीं जांच के बाद किसानों को मुद्दा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिससे वे अपनी फसलों के लिए उपयोग उर्वरक और खेती की विधियों का चयन कर सकें। अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जहां 3 डीआईजी और 8 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हैं। जहां प्रमुख बदलावों में प्रभाकर चौधरी को बनाया गया है डीआईजी अलीगढ़। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते मंगलवार देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं और इस फेरबदल में 3 डीआईजी रेंज और 8 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हुए हैं। प्रमुख बदलावों में प्रभाकर चौधरी को डीआईजी अलीगढ़ रेंज और शलभ माथुर को आईजी स्थापना और शालिनी को डीआईजी पीएसी मुरादाबाद बनाया गया है। और इसके अलावा जौनपुर, बलिया, देवरिया, बहराइच, हाथरस और सिद्धार्थनगर, अमेठी और कासगंज के एसपी भी बदले गए हैं। ये प्रशासनिक फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर 3 डीआईजी और 8 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं और इस फेरबदल में 3 डीआईजी रेंज और 8 जिलों के पुलिस कप्तान शामिल हैं। प्रमुख बदलावों में प्रभाकर चौधरी को डीआईजी अलीगढ़ रेंज, शलभ माथुर को आईजी स्थापना और शालिनी को डीआईजी पीएसी मुरादाबाद बनाया गया है। और इसके अलावा जौनपुर, बलिया, देवरिया, बहराइच, हाथरस, सिद्धार्थनगर, अमेठी और कासगंज के एसपी भी बदले गए हैं। ये प्रशासनिक फेरबदल पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। और अब अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां लखनऊ में श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद की गई है। यात्री नहीं मिलने से एयरलाइन को हो रहा था नुकसान। 35 दिन पहले शुरू हुई थी विमान सेवा, जब होगा सर्वेक्षण। एयरलाइन ने अस्थायी तौर पर बंद की है सेवा।
जून तक डिमांड का सर्वेक्षण किया जा रहा है, वहीं तो बंद होगी ये सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लखनऊ से श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद की गई, जहां यात्री नहीं मिलने से एयरलाइन को हो रहा था नुकसान। 35 दिन पहले शुरू हुई थी ये विमान सेवा, अब होगा इसका सर्वेक्षण। वह एयरलाइन ने अस्थायी तौर पर बंद की है सेवा, जिसमें जून तक डिमांड का सर्वेक्षण किया जाएगा, नहीं तो बंद होगी ये सेवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताई जा रही है। आतंकवाद ये शब्द अपने आप में डर, पीड़ा और विनाश का प्रतीक बन चुका है और इसकी भयावहता को सही समझा जा सकता है जिसने किसी न किसी रूप में इसकी त्रासदी झेली हो। वहीं निर्दोषों की जान लेना, समाज में भय फैलाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देना आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। वहीं दुख की बात यह है कि आज भी विश्व आतंकवाद के मुद्दे पर एकमत नहीं है। कुछ देश इसे राजनीतिक लाभ और कुछ धर्म के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत की बात करें तो वह 1947 से लगातार इस दंश को झेलता रहा है, चाहे 1947 में पाकिस्तानी घुसपैठ, 2016 का उड़ी हमला, 2019 का पुलवामा अटैक या हालिया 2025 का पहलगाम हमला इसकी स्पष्ट मिसाल है। भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म जैसे प्रस्तावों के माध्यम से भारत यह स्पष्ट करता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश कुछ राष्ट्र अब भी आतंकवादियों को पनाह देकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। आज आवश्यकता है वैश्विक एकता की। भारत का संदेश साफ है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और इस पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए आज हम समझेंगे आतंकवाद पर भारत का रुख और विश्व के अलग अलग देशों की नीतियों के बारे में। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सबसे बड़ा आतंकी हमला, धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला। आर्मी की ड्रेस में पहुंचे थे कई आतंकी। आतंकियों ने करीब 50 राउंड की थी फायरिंग। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक पर अंधाधुंध फायरिंग। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली हमले की जिम्मेदारी। टीआरएफ का मास्टरमाइंड है सज्जाद गुल। पाकिस्तान में बैठकर इसे करता है संचालित। 2019 में अस्तित्व में आया था टीआरएफ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश का पहलगाम हमला सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस हमले में हताहतों की तादाद अधिक हो सकती है। बता दें कि पहलगाम के बैसरन इलाके आर्मी की ड्रेस में पहुंचे कई आतंकियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। हॉर्स राइडिंग कर रहे पर्यटक अंधाधुंध गोलीबारी की चपेट में आए। आतंकी हमले में 26 से अधिक टूरिस्ट के मारे जाने की आशंका है और इस हमले के वक्त पीएम मोदी सऊदी की यात्रा पर थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही पीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और वापस अपने वतन लौट आए हैं। और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और हमले में मारे गए परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ साथ वहां एक उच्च स्तरीय बैठक की गई जो कि बड़ी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। टीआरएफ का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है जो पाकिस्तान में बैठकर इसे संचालित करता है। बता दें कि लश्कर का मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट 2019 में अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान से होती है फंडिंग। टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और इसकी फंडिंग पाकिस्तानी सेना और आईएसआई करती है। जानकारी के मुताबिक इसे सज्जाद गुल, सलीम रहमानी और साजिद जत लीड करता है। भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया है। टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले शामिल हैं। पिछले साल जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड सुरंग में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी और उस हमले का जिम्मेदार टीआरएफ को माना जाता है। कितनी खतरनाक है टीआरएफ?
बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था टीआरएफ के आतंकी करते हैं टारगेट किलिंग। जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाना चाहती है टीआरएफ। सरकार को ठोस कदम उठाने की है आवश्यकता। टीआरएफ साल 2020 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद से चर्चा में आया था। टीआरएफ के आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं। वो अधिकतर गैर कश्मीरी लोगों को मारते हैं, जिससे बाहरी लोगों में दहशत का माहौल बना रहे और वो जम्मू कश्मीर ना आए। लेकिन जिस तरह से देश के अंदर इसके पैरोकार हैं, उससे ये समझना होगा कि आखिर इससे उनके परिवार भी प्रभावित होते हैं। अगर छोटे से उदाहरण से इसे समझें तो धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है, जिससे वहां निवास करने वाले लोगों को अच्छा रोजगार का साधन मिला हुआ है। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद वहां जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आ सकती है, जिससे वहां रोजगार करने वाले लोग प्रभावित होंगे। इसलिए इस बार के आतंकी हमले के बाद वहां के लोगों में रोष देखने को मिला है और उनका कहना है कि आतंकी कभी भी अपने नहीं हो सकते। लेकिन सवाल है कि आखिर धारा 370 हटने के बाद जब वहां राष्ट्रपति शासन था तो इस तरह की घटनाओं में कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद ये फिर से सक्रिय हो उठे हैं। लेकिन इस तरह के कृत्य के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर कब तक आम जनता और सैनिक इस तरह के हादसे के शिकार होते रहेंगे। भारत में कहां से आया आतंकवाद? भारत में कई जगहों से आया आतंकवाद। 1947 के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ गया आतंकवाद का खतरा। अलगाववादी ताकत की मदद से भारत में बढ़ा आतंकवाद। पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म का लिया सहारा। भारत में आतंकवाद कई जगहों से आया है। 1947 के विभाजन के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में विद्रोह को समर्थन देकर और अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देकर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा भारत में कई अन्य आतंकवादी संगठन भी सक्रिय रहे हैं, जिनमें से कुछ राजनीतिक, धार्मिक और जाति कारणों से प्रेरित हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म का सहारा लिया गया और जो दिशा निर्देश दिए गए उनमें आतंकवाद एक कर्तव्य है और हत्या सुन्नत है। कहा गया है कि सुन्नत का अर्थ लाभ का मार्ग है और इस प्रकार के लोगों को धर्म का जामा पहनाया गया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में रूसी सेनाएं प्रभावशाली हो रही थी। 1980 में अफगानिस्तान पर रूस का नियंत्रण था, जिसमें पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी देश था और वे नहीं चाहते थे कि रूस आगे बढ़े। वहां उनके संगठन CIA ने रेडिकल इस्लामिक ग्रुप की मदद ली और वहां दो संस्थाएं बनाई। एक का नाम था अल-कायदा और दूसरे का नाम था तालिबान। 26/11 की घटना में इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े इन चारों संगठनों में एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। उनका मकसद अल्लाह का सहारा लेकर इस्लाम को हासिल करना था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सांस्कृतिक चित्रण पर हमला शुरू किया और मार्च 2001 में बामियान बुद्ध का विनाश किया। दूसरी घटना 2001 में भारतीय संसद पर हमले के रूप में दिखाई दी और इसका उद्देश्य व्यापार, वाणिज्य, नवाचार, सांस्कृतिक संरचना, प्रतीकवाद और लोकतंत्र पर हमला करना है या था। मुंबई में आतंकी हमलों का मकसद भारत की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस करना था, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और इस तरह से एक एक कर आतंकी भारत में प्रवेश करते गए। आतंकवाद पर भारत का रुख। भारत आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति पर पूरी तरह अडिग है। भारत का मानना है कि आतंकवाद से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें मजबूत घरेलू सुरक्षा तंत्र, उन्नत खुफिया साझाकरण और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग की अहम भूमिका होनी चाहिए। भारत लगातार आतंकवाद के वित्त पोषण, प्रशिक्षण और प्रचार प्रसार के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है और इसके साथ ही
वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने की मांग करता आया है। भारत का स्पष्ट संदेश है, आतंकवाद के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया का आतंकवाद पर रुख। दुनिया आज आतंकवाद को एक गंभीर वैश्विक खतरा मानती है और इसके खिलाफ एक व्यापक और समन्वित दृष्टिकोण अपनाती है। आतंकवाद को हिंसा, भय और विनाश का उपकरण माना जाता है, जिसका उद्देश्य समाज में अस्थिरता फैलाना होता है। इसलिए अधिकांश देश मिलकर आतंकवाद को रोकने और इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने में जुटे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ देश अब भी इसे अपने राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे देशों को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना और अलग थलग करना आवश्यक है, ताकि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट और निर्णायक लड़ाई लड़ी जा सके। यूएन का आतंकवाद पर रुख। संयुक्त राष्ट्र का आतंकवाद के प्रति रुख दृढ़ और स्पष्ट है। यूएन आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा मानता है। यूएन ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिनमें आतंकवाद विरोधी रणनीति, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। और इसके साथ ही भारत कई बार आतंकवाद को लेकर यूएन में अपनी नीतियों को स्पष्ट कर चुका है। लेकिन एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, वह है कि संयुक्त राष्ट्र में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य देशों को वीटो शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्य देश हर 2 साल में चुने जाते हैं और उन्हें वीटो शक्ति नहीं होती। स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन शामिल है। और चीन भारत के उठाए गए आतंकवाद के मुद्दों पर हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में वोट करता हुआ दिखाई देता है। आतंकवाद आज एक नासूर बन चुका है, जो न केवल भारत की आर्थिक प्रगति बल्कि सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये भारत में अस्थिरता और भय का वातावरण बनाने की साजिश का हिस्सा है। वहीं विश्व के देश भले ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हों, लेकिन प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई बार ये देखा गया है कि कुछ देश अपने हितों के चलते आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाते। ऐसे में एकजुट होकर कड़े और निर्णायक कदम उठाना। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।